हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कहते मस्त होंगे। तो देखिए, हम मैटरनिक के बारे में बता दिए थे पिछले वीडियो में। अब होगा नेपोलियन के बारे में बता दिए थे, और अब होगा मैटरनिक युग। तो देखिए, आप लोग क्लास बीच से नहीं छोड़ के जाइएगा। एक शायरी है बहुत ही मज़ेदार, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर हार ना बैठे मेरी मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मेरा निकलना गया। तो देखिए, श्री गणेश जी का आशीर्वाद लेते हुए हम क्लास को शुरू कर देते। देखिए, मैटरनिक युग शुरू होता है नेपोलियन के बाद। नेपोलियन का जो शासन था 1804 से 1815 तक था। इसके बाद मैटरनिक युग आया, जो कि मैटरनिक जो थे ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे। तो मैटरनिक युग मतलब यूरोप में विजय शक्तियाँ नेपोलियन की जो बाद है, नेपोलियन के बाद 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी ऑस्ट्रिया की जो राजधानी वियना है, वहाँ एक सम्मेलन हुआ। वह एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन हुआ। तो देखिए, सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें सम्मेलन जो होगा तो एक व्यक्ति तो नहीं होगा, उसमें बहुत सारे व्यक्ति होगा। तो उसमें सम्मेलन हुआ जिसका नाम दिया गया क्या? वियना सम्मेलन। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई, तो इसका नाम क्या दिया गया? वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन। और जो मतलब जो इसकी जो अध्यक्ष जो बुलाया इसको, जो करवाया, वो कौन थे? मैटर जैसे पंचायत तक क्या होता है उसका? मैं सरपंच होते ना, सरपंच। तो इसमें कौन थे? मैटरनिक इसकी अगुवाई कर रहे थे, मतलब बुलाए थे ये सम्मेलन। देखिए, सम्मेलन के नाम से अगर आपसे पूछे कि वियना सम्मेलन क्या है, तो कहिएगा यूरोप में विजय शक्ति नेपोलियन के बाद। नेपोलियन का कार्यकाल जो था 1804 से 1815 तक था, नहीं 1848 तक था। नहीं, 1804 से थे। इस बार 1815 से 1848 तक मैटरनिक का शासन चला। नेपोलियन के जो थे 1804 से 1815 तक चला। 1815 तक चला। इसके बाद 1815 से 1848 तक मैटरनिक के बारे में। अब देखिए, तो इसके तो पूछेगा कि वियना सम्मेलन क्या है, तो कहेगा यूरोप में विजय शक्ति है नेपोलियन के बाद 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। वहाँ एक सम्मेलन बुलाया गया जिसका नाम दिया गया वियना सम्मेलन। तो ये जब पूछेगा कि वियना सम्मेलन कब, तो 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन। अब दूसरा स्टेप है पॉइंट कि वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक ने की। इसका देखिए, जैसे कि व्यक्ति क्या मैटरनिक का शासनकाल 1815 से 1848, तो इसे ही मैटरनिक युग कहा जाता है। मतलब इन्होंने शासन किया 1815 से 1848 तक। इसके बाद मैटरनिक प्रतिक्रियावादी शासक था। प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है जो सुधार विरोधी हो। सुधार विरोधी बताए थे पिछले, सुधार विरोधी था। जिस मैटरनिक का उद्देश्य था कि गणतंत्र का विरोध हो और राजतंत्र की पुनः स्थापना की जाए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वियना सम्मेलन किसे कहते, तो ये है यूरोप में विजय शक्तियाँ नेपोलियन के बाद 1815 में ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना,
वहाँ एक सम्मेलन बुलाया गया, उसका ही नाम क्या दिया गया, वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ। इसकी अध्यक्षता मेटरनिक ने की और इस मेटरनिक प्रतिक्रियावादी था, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र की पुनः स्थापना करना। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इतना तक हो गया, इसके बाद आगे बढ़ते आइए। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट सब है, उसको हम अब देखते हैं। तो कुछ हम पॉइंट ये पढ़े थे जिसको आप जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़े थे कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। फिर 1793 में लुई 16वां को फांसी हुई। फिर 1794 में डायरेक्टरी का शासन हुआ था। 1799 में पढ़े थे कि नेपोलियन जो थे फ्रांस का प्रथम काउंसलर बने। फिर 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। फिर 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ, जिसमें नेपोलियन की हार हुई और मित्र राष्ट्र की जीत हुई। तो मित्र राष्ट्र ने क्या किया, नेपोलियन को एक सेंट हेलेना नामक टापू पे रख दिया, जहां 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये हुआ था। अगर आपसे पूछे नेपोलियन कोड पूछे अगर आपसे कोई, तो नेपोलियन कोड जो है, नेपोलियन कोड होगा 1804 होगा नेपोलियन कोड। इतना तक होने के बाद हुआ था 1815 में फिर एक सम्मेलन हुआ था, जिसका नाम था वियना सम्मेलन। अभी जस्ट पढ़े थे वियना सम्मेलन। वियना, देखिए जो वियना सम्मेलन हुआ था कितना ईस्वी में, वियना सम्मेलन के बारे में पढ़ते हैं। वियना सम्मेलन, देखिए ये वियना सम्मेलन जो है, ये हुआ था ऑस्ट्रिया की राजधानी, ध्यान से समझिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो था कहाँ था, वियना। सर्किल के हिसाब से वियना में क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम दिया गया क्या, वियना सम्मेलन। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, मैटरनिक का युग कब से कब तक है, 1815 से 1848 तक है। फिर वियना सम्मेलन पूछेगा कब हुआ, तो 1815 ईस्वी में। किसके मतलब जो नेपोलियन जो थे उसके मृत्यु के बाद 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। समझ गए इतना तक। और जो ये जो थे मेटरनिक, वो ऑस्ट्रिया के क्या थे, चांसलर। इधर तक होने के बाद आगे हम देखते हैं वाटरलू का युद्ध हुआ था, जिसमें नेपोलियन हार गए थे। नेपोलियन का हार हुआ और मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी। तो मित्र राष्ट्र ने क्या किया, इसको एक सेंट हेलेना नामक टापू पर रख दिया, मतलब स्थान कैद कर दिया उसको, किसको, नेपोलियन को। तो देखिए वाटरलू का युद्ध हो गया। फिर 1815 में नेपोलियन का पतन, नेपोलियन का जो शासन जो था, नेपोलियन का शासन 1804 से 1815 तक था। इसके बाद क्या है, वियना सम्मेलन कब हुआ, 1815 में। यहाँ तक हो गया। फिर 1815 में मेटरनिक युग की क्या हुई शुरुआत, देखिए 1815 में मेटरनिक युग की शुरुआत, और क्या, नेपोलियन का पतन हुआ। अब देखिए 1821 में नेपोलियन का क्या हो गया, निधन हो गया। कहाँ पे निधन हुआ इसका,
सेंट हेलेना नाम का सेंट हेलेना नामक क्या टापू पे कैद करके रख लिया था। 1815 में नेपोलियन युग का शुरुआत। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लुई जो 16 सितंबर तक हो गया, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब लुई जो 16वां थे वो बुर्बो वंश के शासक थे, मतलब राजा थे। लिख देंगे हम पॉइंट में ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से लुई 16वां बुर्बो वंश का शासक, मतलब राजा शासक था। नेपोलियन युग, ये नेपोलियन का शासन कब से कब तक था? नेपोलियन का शासन जो हुआ था 1804 से 1815 तक। इसके बाद हुआ था क्या? फ्रांस की क्रांति कब से कितने बार हुआ था? ये क्रांति, फ्रांस की जो क्रांति वो 3 बार हुआ था। 3 बार। एक हुआ था 1789 में, एक हुआ था 1830 में, और एक 1830, एक 1848, ये है ना? हाँ, 48 में। तो इतना तक हो गया। तो आगे नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद आता है 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण। फिर 1830 में जो फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे और उसका क्या परिणाम निकले, इसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब जो टॉपिक है उसका नाम है 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण। तो देखिए, चार्ल्स एक्स एक निरंकुश शासक था। 1830 में किसका शासन था? देखिए 1830 था, क्या थे, क्या कारण था? कारण हम 1830 का। तो जो चार्ल्स एक्स जो था निरंकुश था। चार्ल्स एक्स क्या था? कौन था? कैसा शासक था? निरंकुश शासक था। इसके बाद प्रतिक्रियावादी था। पोलिग्नेक इन्होंने एक अपना राष्ट्रपति बना। इसको पोलिग्नेक क्या बना है? प्रधानमंत्री इसको बना है। प्रधानमंत्री किसको बना? पोलिग्नेक। ये क्या थे? ये जो कट्टर प्रतिक्रियावादी, एकदम कट्टर प्रतिक्रियावादी थे। हो गया, प्रतिक्रियावादी थे, कट्टर प्रतिक्रियावादी। इसके बाद जो पोलिग्नेक द्वारा लुई जो 16वां थे, लुई 16वां किस वंश के थे? बुर्बो वंश के शासक। तो पोलिग्नेक द्वारा लुई 16वां द्वारा स्थापित एक समान नागरिक संहिता जो थे पोलिग्नेक नागरिक संहिता किसने लागू किया था इसको? तो लुई 16वां लागू किया। इसको कौन रद्द कर दिया? इसको जो समाप्त जो कर दिया, वो समाप्त किसने किया? तो पोलिग्नेक ने कर दिया। इस बार अभिजात वर्ग को विशेष
अधिकार देना, उदारवादियों द्वारा इसका विरोध करना, उदारवादी के द्वारा इसका विरोध किसने किया? उदारवादियों ने इसका पोलिंग का विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि ये प्रतिक्रियावादी थे, कट्टर प्रतिक्रियावादी। इसके बाद 25 जुलाई, एक डेट याद रखिए, 25 जुलाई 1830 को 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उदारवादियों तत्व का विरोध करना। उदारवादी तत्व का विरोध करना। जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश द्वारा उदारवादियों का विरोध करना। तो यही कारण था। तो फिर से समझा देते हैं आपको। देखिए 1830 मतलब कारण, 1830 की क्रांति जो हुई थी, इसका कारण क्या था? तो सबसे पहले 1830 में किसका शासन चल रहा था? तो चार्ल्स एक्स का क्या था? शासन था। चार्ल्स एक्स निरंकुश शासक थे। कैसा शासक? निरंकुश शासक। और इन्होंने जो अपना जो प्रधानमंत्री बनाया वो कौन थे? पोलिगनेक। जो क्या थे? एकदम कट्टर प्रतिक्रियावादी थे। प्रतिक्रियावादी, समझ गए? इसके बाद क्या हुआ कि उदारवादियों द्वारा इसका विरोध किया गया। उदारवादियों ने पोलिगनेक का जमकर विरोध किया। उदारवादियों द्वारा इसका जमकर विरोध हुआ, समझ गए? इसके बाद लुई 16 एक सम्मान संहिता लागू किए थे। इसको फिर पोलिगनेक ने इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। फिर इसके बाद क्या होता है कि 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उदारवादी तत्वों का विरोध करना। यही था क्या? कारण 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण। तो इसको हम डिटेल में लिखते हैं जो एग्जाम में आता है। तो आइए हम लिखते हैं इसको। ये तो हो गया कि चार्ल्स एक्स निरंकुश शासक था। प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को क्या बनाए थे? प्रधानमंत्री बनाना। किसने बनाया प्रधानमंत्री? तो चार्ल्स एक्स ने पोलिगनेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया। और पोलिगनेक द्वारा तीसरा होगा पोलिगनेक द्वारा लुई 16वां द्वारा, लुई जो 16वां थे, लुई 16वां द्वारा स्थापित नागरिक संहिता को समाप्त कर दिया। इसके बाद जो चौथा पॉइंट था, उदारवादियों द्वारा पोलिगनेक का विरोध करना। उदारवादियों द्वारा
वादियों वादियों द्वारा उदारवादियों द्वारा पोलिगनेक का विरोध करना। और चौथा जो इम्पोर्टेंट है IMP इम्पोर्टेंट है कि 25 जुलाई 1830 1830 को 4 अध्याय देशों द्वारा 4 अध्याय देशों द्वारा उदारवादी तत्वों का विरोध करना। उदारवादी तत्वों का विरोध करना, यही पॉइंट था। तो देखिए हम आपको सबसे पहले समझा दिए थे कि जो 1830 की जो फ्रांसीसी क्रांति के कारण है ये VVI समझ गए। VVI क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि उसके समय में जो 1830 की जो क्रांति हुई थी उस समय वहाँ के जो शासक थे चार्ल्स एक्स, जो कि निरंकुश शासक थे, और उसके द्वारा पोलिगनेक को अपना प्रधानमंत्री बना, जो कि एकदम कट्टर में कट्टर प्रतिक्रियावादी, जो एक रत्ती भी सुधार नहीं चाहते थे। इसके बाद क्या हुआ, पोलिगनेक द्वारा लुई 16वां द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता को क्या कर दिया, समाप्त। किसने समाप्त किया, तो पोलिगनेक ने समाप्त कर दिया लुई 16वां के संस्थापित समान नागरिक संहिता को। इसके बाद उदारवादी द्वारा मतलब अच्छे लोग जो थे उन्होंने इसका विरोध किया कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये काम सब गलत है। इसका विरोध कर रहे थे किसका, पोलिगनेक का। फिर 25 जुलाई 1830 4 अध्याय देशों द्वारा उदारवादियों का विरोध, मतलब अच्छे लोगों का जो विरोध किया गया, उदारवादियों का विरोध करना। यहाँ तक हो गया, तो इसको लिख लीजिएगा आप, तो लिख लीजिए। अब इसके कारण को हम देखते हैं। अब देखिए, अब 1830 ईस्वी के जो का परिणाम जो निकले वो क्या क्या थे, तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के अब जनता आक्रोश में आ गया, विरोध करने लगा। इसका परिणाम, अब क्या परिणाम निकला उसको देखते हैं। परिणाम, अब इसका क्या परिणाम निकला देखिए। फिर 1830 में जो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उसका अब क्या है देखिए। चार्ल्स एक्स जो थे गद्दी को त्याग कर इंग्लैंड चला गया। चार्ल्स एक्स कौन शासक थे, चार्ल्स एक्स। जनता आक्रोश आ गई कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। चार्ल्स एक्स कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, इंग्लैंड। इंग्लैंड पलायन कर गया, मतलब चला गया इंग्लैंड। इसके बाद क्या हुआ, फ्रांस में 21 शासक के थे, ये बूर्बो वंश के थे। बूर्बो वंश का क्या हुआ, अंत हो गया, मतलब समाप्त हो गया। जो ये कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। फ्रांस से कहाँ चले गए, इंग्लैंड। तो बूर्बो वंश का जो फ्रांस में क्या हो गया, अंत हो गया। इस बार आइलैंड्स वंश के लुई फिलिप्स का शासक बना। आइलेयंस आइलेयंस जो था, आइलेयंस वंश के लुई फिलिप का शासक बनना। आइलेयंस वंश के लुई फिलिप को क्या बनाया, लुई फिलिप क्या बने, शासक। फिलिप ये किस वंश के थे, इस वंश के थे। आइलेयंस वंश के शासक कौन बने, लुई फिलिप, कहाँ, फ्रांस में। और इसके बाद
उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। मतलब संवैधानिक मतलब संविधान से चलेगा, संवैधानिक और उदारवादियों राजतंत्र की स्थापना। इसके बाद मेटरनिक व्यवस्था को चुनौती से, मेटरनिक व्यवस्था को चुनौती किसको चुनौती मिला? तो मेटरनिक व्यवस्था को चुनौती मिली। इतना ही था इसमें के पहला। तो आइए साथ में लिखते हैं, कारण और परिणाम एक साथ। तो आइए देखते हैं। तो लिखा है चार्ल्स एक्स फ्रांस की गद्दी को, लिखिए चार्ल्स एक्स फ्रांस की गद्दी को त्याग कर फ्रांस की गद्दी को त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया। मतलब इंग्लैंड पलायन करने का अर्थ होता है चला गया। अब लोग इसका नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स बनाने का आपको रिवीजन करने में एकदम आसानी रहेगा। दूसरी बात कि आपको एग्जाम में टाइम रिवीजन लेना नहीं पड़ेगा, नोट्स समझ गए। तो नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा। लिख रहे आप त्याग कर इंग्लैंड चला गया। कहाँ चला गया? इंग्लैंड पलायन इंग्लैंड पलायन कर गया समझ गए। इंग्लैंड पलायन कर गया। फ्रांस में जो फिर हुआ, क्या हुआ? फ्रांस में बूर्बो वंश का अंत हो गया। फ्रांस में बूर्बो वंश का अंत, समझ गए। वंश का अंत हो गया, मतलब जब चले गए तो फ्रांस से इसका नाम निशान तो था, पर ये वंश नहीं थे। वंश अब इसका खत्म हो गया था। इसके बाद आइलेयंस वंश के शासक लुई फिलिप कहाँ? फ्रांस के शासक बने। तो लिखेंगे आइलेयंस वंश के लुई फिलिप का शासक बनना हो गया। इसके बाद उदारवादियों और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। चलेगा किससे? राजा होगा पर संविधान के अनुसार राजतंत्र चलेगा। नहीं समझे? देखिए जैसे कि राजा है, अधिकार है, पर संविधान बना, संविधान है ये इस संविधान के अनुसार से ये देश को चलाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं? संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। तो देखिए उदारवादियों एवं संवैधानिक राजतंत्र का अंत। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। अंत में स्थापना। और सबसे ज्यादा झटका क्या लगा? मेटरनिक व्यवस्था को चुनौती मिल गई, झटका लगा। मेटरनिक व्यवस्था को चुनौती हो गया। बस यही इसका था। और यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार होने लगा। यूरोप में राष्ट्रवाद
बाद का प्रसार शुरू हो गया, प्रसार। तो आइए फिर एक बार समझ लेते हैं क्या हुआ था कि जो 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ के जो शासक थे चार्ल्स एक्स थे। चार्ल्स एक्स का परिणाम कारण तो बता दिए कि कारण में क्या था कि चार्ल्स एक्स द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिंग को अपना प्रधानमंत्री बनाना, जो पर कट्टर प्रतिक्रियावादी थे। इसके बाद लुई 16वां का सम्मान संहिता समाप्त कर दिया गया। उदारवादियों द्वारा किसका, पोलिंग का विरोध करना, ये सब हो गया। पर 25 जुलाई 1830 को 4 अध्याय देशों के द्वारा उदारवादियों का क्या किया गया, विरोध तत्व का विरोध किया गया। अब इसके बाद परिणाम आया, क्या आया परिणाम? चार्ल्स एक्स फ्रांस की गद्दी को त्याग कर, मतलब छोड़कर कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया। फिर फ्रांस में बुर्बो वंश की अंत हो गया। फिर आइलेयंस वंश के लुई फिलिप का शासक बनना। उदारवादियों और फिर वहाँ जो उदारवादी और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। सबसे ज़्यादा जो झटका पहुँचा वो मैटरनिक व्यवस्था को चुनौती मिला। इसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार होने लगा। समझिए, इतना तक हो गया। अब इसके बाद कुछ है, ये क्या है, ये भी है। अब देखिए शासन काल किसका, कितने काल तक समय तक शासन काल था, कितना हो गया। अब देखिए शासन काल है, उतार लिए होंगे आप लोग, नहीं उतारे तो वीडियो पीछे कर ले, चाहे इतना अब स्क्रीनशॉट लीजिए और पीछे करके लिख लीजिएगा। हो गया। अब देखिए शासन काल, शासन काल, शासन काल पूछ सकता है। शासन काल मतलब शासन मतलब कितने समय तक हो गया। सबसे पहले नेपोलियन कब से कब, 1804 से 1800 कितना, 15 तक। इसके बाद लुई 16वां, सबसे पहले लुई 16वां था, लुई 16वां कितना, क्या कितना से 1789 से कब फ्रांस की क्रांति हुई थी। इसके बाद है लुई 18वां, लुई 18वां का शासन चला था, लुई 18वां 1815। मतलब मैटरनिक युग जो है, मैटरनिक ने लुई 16वां को क्या राजा बनाया, मतलब रहेगा नाम का, काम कौन करेगा, मैटरनिक। समझ गए। 1815 से 1824 तक, 1815 से 1824। फिर कौन आता है, फिर चार्ल्स एक्स, चार्ल्स एक्स। इसके बाद लुई फिलिप, चार्ल्स एक्स। इसके बाद कौन आया, लुई फिलिप, लुई फिलिप। इसका शासनकाल कब खत्म हुआ, 1824 में। कब तक चला अब इसका शासनकाल, तो 1830 तक चला, 1830। फिर इसका शासनकाल कब खत्म हुआ, 1830 में खत्म। शुरू इसका कब हुआ, 1830 में। कब चला, 1848 तक। समझ गए, नहीं समझे तो समझिए कि नेपोलियन जो थे, इसका जो शासन काल जो है 1804 से शुरू हुआ, खत्म कितना में हुआ, 1815। फिर इसी वंश का जो है लुई 18वां, बुर्बो वंश के ये दोनों थे, समझ गए। तो क्या हुआ, 1815 से इसका शासन, जब इसका जो अंत हुआ तो इसका क्या हुआ, शुरुआत हुआ। फिर इसका जो अंत हुआ तो इसका क्या हुआ, चार्ल्स एक्स का, चार्ल्स एक्स शुरुआत पहले हुआ, शुरुआत, और शुरुआत के बाद क्या हुआ, अंत। जिसका अंत हुआ फिर उसका क्या हुआ, शुरुआत हुआ। तो चार्ल्स एक्स का 1824 से क्या हुआ, शुरुआत। फिर 1830 में क्या हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी। फिर इसके जो का समय में क्या, फ्रांसी की क्रांति हुई थी ना, 3 बार हुई थी ना, 1789, 1830 और 1848।
48 में क्या हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति हो गया इतना तक। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। अब 1830 पढ़े, अब 1848 पढ़ते हैं। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण। अब देखिए टॉपिक क्या है। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी 1800 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण, फ्रांसीसी क्रांति के कारण इतना तक हो गया था। अभी इससे आगे हम बढ़ते हैं। ये क्या है? ये MVVI क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तैयार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। अब देखिए 1848 में किसका शासन था, समझ लीजिए। 1848 में जो था, किसका शासन काल था? शासन काल इसका था लुई फिलिप का क्या था? शासन काल। इसके बाद लुई फिलिप द्वारा प्रतिक्रियावादी, फिर से प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। किसको? गीजो को क्या बनाया? गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। इसके बाद संवैधानिक और आर्थिक किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं किया गया। इसके शासनकाल में कोई भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना। हो गया। इसके बाद पूंजीपति वर्ग, मतलब जो पैसे वाले थे उसको अपने साथ रखना। पूंजीपति वर्ग को साथ रखना, ये हो गया। इसके बाद था जो विदेश नीति मतलब बना रहा था, वो क्या था? असफल हो रहा था। एक भी सफल, इसके शासन काल में एक भी विदेश नीति क्या है? सफल नहीं हुआ। समझ गए? इसके बाद बेरोजगारी और भूखमरी का बोलबाला बढ़ गया। तो यही था 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण। तो आइए हम समझ गए ना? नहीं समझे तो फिर से पहले लिख लीजिए आप। कितना क्लियर रहता है कि बोर्ड पे लिख के लाते हैं, पर आपके सामने हम लिखते हैं, पर कहीं कहीं दिक्कत तो देखना पड़ता है कि कोई वर्ड तो छूट नहीं गया। तो इसके कारण हम थोड़ा कभी कभी देख लेते हैं। नहीं तो अधिकतर टीचर लिख के लाते हैं। तो देखिए आज हम लिखते हैं इसके कारण। इसके शासन काल में कौन राजा थे? तो लुई फिलिप की कमजोर नीति। लिखेंगे लुई फिलिप की कमजोर नीति। पॉइंट में लिखिएगा तो नंबर नहीं कटेगा आपका। इसके बाद लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बनाना। इसके बाद हो गया। इसके बाद क्या हुआ था कि पूंजीपति वर्ग को साथ में रखना। पूंजीपति वर्ग को
को साथ साथ रखना, साथ रखना। फिर इसके बाद क्या, असफल विदेश नीति। एक भी क्या होता है, असफल मतलब असफल विदेश विदेश नीति, असफल विदेश नीति। फिर क्या, बेरोजगारी, इसके समय शासनकाल में बेरोजगारी और भूखमरी का बोलबाला बढ़ गया था। बेरोजगारी बेरोजगारी और भूखमरी भूखमरी की बोलबाला, मरी का बढ़ना, भूखमरी का बढ़ना हो गया एकदम। इसका था संवैधानिक और किसी तरह का सुधारात्मक कार्य नहीं किया। जितना हो गया। इसके बाद एक पॉइंट और है जो है वैधानिक संवैधानिक और आर्थिक किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना, यही था। हो गया। इसके बाद इसके कारण था पुरातन व्यवस्था का अंत, नेशनल असेंबली द्वारा गणतंत्र का विरोध। एक मतलब वही मान लीजिए एक असेंबली थी, मतलब समूह था, उसके द्वारा गणतंत्र की घोषणा की गई। 21 वर्ष से सभी वयस्क 21 वर्ष से वहाँ जो था, इस हो जाने के बाद पहले इसको लिख लीजिए 2.5 पॉइंट में लिखिएगा और अच्छी बात होगी। हो गया। अब लिखते हैं इसका क्या परिणाम निकला। अब है क्या परिणाम लिखना। वो था पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया। परिणाम में पुरातन व्यवस्था, पहले जो परंपरा चलते आ रही थी उसका अंत हो गया। परिणाम पुरातन व्यवस्था का अंत। दूसरा क्या था, नेशनल असेंबली द्वारा गणतंत्र की घोषणा हो गया। इसका घोषणा। इसके बाद क्या था, तीसरा पॉइंट था द्वितीय गणराज्य की स्थापना। 21 वर्ष से सभी वयस्क को वोट का अधिकार देना। इसका द्वितीय गणराज्य की स्थापना। द्वितीय गणराज्य की स्थापना। इसके बाद लुई नेपोलियन का फ्रांस का सम्राट बनना। लुई नेपोलियन का फ्रांस का सम्राट बनना।
हो गया। इसके बाद हुआ था यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार। यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार। तो क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कुछ और चैप्टर बाकी है तो इसको आप और 2 क्लासेस में आएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्त में भी जो क्लास 10th की तैयारी करते तो उसको उसके साथ ही शेयर कीजिएगा। तो आप लोग इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। इसका ये सब जो है नहीं समझे तो बता दे। पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया, मतलब जो फ्रांस में जो पहले से पुरानी परंपरा चली आ रही थी उसका क्या हुआ, अंत हो गया। फिर नेशनल असेंबली के द्वारा गणतंत्र की घोषणा, द्वितीय गणराज्य की स्थापना, फिर लुई नेपोलियन का फ्रांस का सम्राट बनना, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार। तो हम 1830 के क्रांति के कारण, 1848 के कारण परिणाम सब देख चुके हैं। इसके बाद होगा 19वीं सदी के मध्य इटली तथा राज्यों का विभक्त था, में जो 7 राज्यों विभक्त था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद होगा मैजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी के बारे में। मैजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 1-2 चैप्टर है, एक बोहेमिया के बारे में थोड़ा पढ़ना है, यूनान के बाद। तो मान लीजिए आप 3 क्लास और होगा, इसमें हो गया। तो चलते हैं, और मैथिली का भी वीडियो डाले थे तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो पे भी प्यार बनाएगा और इस पर भी। तो चलते हैं, धन्यवाद। आप क्लास समझ में आएगा तो लाइक कीजिएगा, अगर नोट्स लेना है तो इसमें कांटेक्ट कीजिएगा। हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, हम लोगों को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि बड़े यूट्यूबर तो आप करते हैं, थोड़ा छोटे यूट्यूबर को भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, चलते हैं।